हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 11th का आज हम चैप्टर नंबर 1 देखेंगे, यानी कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो, इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स जो आपका है वो 9th से स्टार्ट होता है, मेनली 9th, उसके बाद 10th। दो क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 9th में टोटल 4 चैप्टर था और 10th में आपका 5 चैप्टर था। 9th में एज ए इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमी एज सच कि इकोनॉमी में कौन कौन से फील्ड हैं, एग्रीकल्चर हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज सेक्टर, पालमपुर नाम का विलेज जो था उसके आधार पे वो चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया। अब जो 10th में हमने देखा, जो डेवलपमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें क्या है। अब हम 11th देखेंगे। तो 11th क्लास में जो है एक तरह से इंडियन इकोनॉमी जो इवॉल्व होता है 1950, यानी कि जो जब भारत आजाद होता है तब से जो इंडियन इकोनॉमी इवॉल्व होता है वो उसके बारे में आपका इंट्रोडक्शन है पूरा। यानी कि इंडियन इकोनॉमी को समझना है पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा में। फर्स्ट चैप्टर जो है जस्ट आपको बताएगा कि इंडिपेंडेंस जब हुआ था इंडिया तो किस ढंग से सिचुएशन था। अब देखो, ये बहुत सारी चीजें जो ये देखो, डैम है आपका, मेट्रो है, बहुत सारे जो मशीनरी, कंप्यूटर, ये सारी चीजें हैं। तो ग्रेजुअली हम ये मूव करेंगे। जो इकोनॉमी का कोर प्रिंसिपल होता है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो हम क्लास 12th में देखेंगे। तो इसके पहले आप जो भी देखो, बीच में गैप हुआ था, गैप इन द सेंस कि मुझे सब चीज धीरे धीरे करके करना पड़ता है। अब देखो, एक बार बहुत सारी चीजें जो अब हम कर ले रहे हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमी आप 9th 10th वो कर चुके हैं, अब 11th, फिर धीरे धीरे हम हिंदी वाले पार्ट को भी ये करेंगे। अभी हम इंग्लिश वाला सेक्शंस को डील कर रहे हैं ग्रेजुअली। बहुत सारा वर्क होता है, तो ग्रेजुअली धीरे धीरे हम मूव करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम 9th 10th आप पहले देखेंगे, उसके बाद आप 11th को देखें, ठीक है। तो इसमें आपका जो है भी है, ये चैप्टर जो है इसमें टोटल 10 चैप्टर है। देखो, 9th में आपका 4 चैप्टर था, 9th में 4 चैप्टर, 10th में आपका 5 चैप्टर, तो दोनों मिला के 9 होता, लेकिन इसमें अकेले जो 11th में है 10th चैप्टर है। तो फर्स्ट आज हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर के 1990, फिर उसके बाद एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये आपको एसए में भी काम आता है, इस पर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछते हैं। फिर आपका पॉवर्टी है चैप्टर नंबर 4, उसके बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, फिर आपका रूरल डेवलपमेंट, फिर इंप्लॉयमेंट, ग्रोथ, इंफॉर्मेशन एंड अदर इशूज। नेक्स्ट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 8, 9 में आपका इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उसके बाद है कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इंडिया एंड इट्स नेबर। इंडिया एंड इट्स नेबर में हम पाकिस्तान और चाइना दो कंट्री को देखेंगे। तो ये जस्ट आप इंट्रो है, तो कुछ चीजें हम देखेंगे, उसके बाद आपको क्या है, आपका टारगेट है कि इस चैप्टर को फुल रूप से पढ़ें। तो इंडिया इज द पाइवोट ऑफ आवर एम्पायर। If the empire loses any other part of dominion, we can survive. But if we lose India, the sun of empire will have set. तो विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूश, द वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1894 में इन्होंने बोला था कि देखो, जो ब्रिटिश इंपायर के में कहते थे कि सन नेवर सनसेट होता था, सनसेट नहीं होता था, इसका कारण क्या है, इनका इंपायर इतना ज्यादा फैला हुआ था और उसमें से जो इंडियन इंपायर था वो सबसे महत्वपूर्ण था। तो हम ये देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत जब आजाद होता है उस टाइम इंडियन इकोनॉमी का क्या स्थिति था, हम ये इस चैप्टर में देखेंगे। So the primary objective of this book, Indian Economic Development, is to familiarize you with the basic feature of the Indian economy and the development as it is today in the aftermath of independence. Okay. However, it is equally important to know something about the country's economic past. तो economic past mainly हमको ये देखना है. Even as you learn about the present state and future prospects, so let us first look at the state of India's economy prior to the country's independence and form an idea of the various considerations that shaped India's post-independence development strategy. The structure of India's present-day economy is not just of current making. It has its roots a step in history, particularly in the period when India was under British rule, which lasted for almost 2 centuries before India finally won its independence on 15th August 1947. The sole purpose of the British colonial rule in India was to reduce the country to being a raw material supplier for Great Britain's on rapidly expanding modern industrial base. And
understanding of the exploitative nature of this relationship is essential for any assessment of the kind and level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 6.5 decade. तो देखो अब जो ये बुक चूंकि जो कंटेंट है वो पहले का लिखा हुआ, तो सेवेंथ मोर देन 7 डेकेड हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस का हो गया है, तो उस ड्यूरेशन में जो कुछ चीजें हुई है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो देखो जो कहते हैं ना कि प्रेजेंट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पास्ट, पास्ट में जो कुछ हुआ कहीं ना कहीं उसकी नींव, जैसे आपने जो क्लास 10th में 12th में जो पढ़ा उस जिनका नींव अच्छा था आज वो अच्छा कर रहे हैं, तो नींव हमें देखने की जरूरत होती है। लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया कि इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया। अब देखो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ बंगाल, ये इसके बारे में कि बंगाल में जो टेक्सटाइल है, इंडियन टेक्सटाइल जो है वो काफी ये था, फेमस था और काफी एडवांस में स्टेज में था। तो मुस्लिम is a type of cotton textile which had its origin in Bengal, particularly places in and around Dhaka. Means ये अर्ली टाइम में डेक्का पढ़ा जाता था, ढाका इस ढंग से ढाका। Now the capital city of Bangladesh, Dhakai Muslin had gained worldwide fame as an exquisite type of cotton textile. The finest variety of muslin was called malmal, जो मलमल का कुर्ता जो आप ये सुने हो। Sometimes foreign travelers also used to refer it to a malmal शाही और मलमल खास, implying that it was worn by or fit for the royalty. मलमल शाही मलमल खास का मतलब है कि जो शाही खानदान है वो और जो अपर लेवल के लोग थे वो पहनते थे। तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, तो इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल के आने के पहले, ब्रिटिश के यहाँ आने से पहले इंडिया जो इंडियन इकोनॉमी था एक काफी फेमस था, और हम एक तरह से माना जाता था ना कि सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन, यानी कि जो इंडिया जो था एक्सपोर्ट अधिक करता था, इंपोर्ट कम करता था। तो जो ये कीमती स्टोन ये थे और जो धातु थे प्रीशियस मेटल्स, तो वो सबसे ज्यादा यहाँ होते थे, ये आते थे, ठीक है, एक्सपोर्ट से। Though agriculture was the main source of livelihood for most people, yet the country's economy was characterized by various kinds of manufacturing activity. India was particularly well known for its handicraft industries in the field of cotton and silk textiles, metals and precious stoneworks, etc. These products enjoyed a worldwide market based on the reputation of the fine quality of material used and the high standard of craftsmanship seen in all imports from India. यानी कि इंडिया जो है ये ब्रिटिश के आने के पहले काफी हर चीज में, सिर्फ इन स्पाइट ऑफ एग्रीकल्चर कंट्री होने के बावजूद भी हमने अदर फील्ड में काफी एक्सपर्टाइज, ऑलमोस्ट हर चीज में एक्सपर्टाइज ये किया हुआ था, ठीक है। द economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of the economic interest of their home country than with the development of the Indian economy. Such policies brought about a fundamental change in the structure of Indian economy, transforming the country into a supplier of raw materials and consumer of finished industrial products from Britain. तो ब्रिटेन ने दो तरह से एक्सप्लॉइट किया इंडिया को, रॉ मटेरियल का सप्लायर के रूप में और मार्केट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो है आपका जो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल and per capita income. Some individual attempts were made to measure such income yielded conflicting and inconsistent results. Among the notable estimators क्या थे? दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, वीके आरबी राव। इनफैक्ट वीके आरबी राव जो थे वो फर्स्ट थे, वो साइंटिफिकली कैलकुलेट किया था, एंड आरसी देसाई। इट वाज राव whose estimates during the colonial period was considered very significant. However, most studies did find that the country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2%, coupled with a meager 0.5% growth in per capita output per year. देखो ग्रोथ जो था, इकोनॉमी का ग्रोथ था वो लेस देन 2% था, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम था वो लेस देन 0.5% था। इसका कारण क्या था कि ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो था वो कहीं ना कहीं वो उस चीज को काउंटर कर रहा था। अब एग्रीकल्चर सेक्टर, तो देखो इंडियन, हमने ऑलरेडी देखा है कि जो इंडियन इकोनॉमी है ये इनफैक्ट हर इकोनॉमी जो है 3 पार्ट में आपका डिवाइडेड होता है, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो इंडिया में जो देखा जाए तो करीब 85% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट करते थे, 85% गांव वगैरह में रहते थे, और मेजॉरिटी जो थे उसमें से वो आपके एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट थे, ठीक है।
नेक्स्ट, एग्रीकल्चर ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश इंडिया। तो ये एक फ्रेंच ये ट्रैवलर थे बर्नियर। तो ये चीजें हैं, हमने जो हिस्ट्री वाला में है, 12th क्लास वाले में, तो उस हिस्ट्री वाले में पार्ट में हम इस चीज को और बेटर तरीका से देखेंगे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर वाज कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन एंड नोट फ्रीक्वेंटली unusual deterioration. Agriculture productivity became low, though in absolute terms the sector experienced some growth due to expansion of the aggregate area under cultivation. However, देखो एग्रीगेट प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन जो परसेंटेज जो ग्रोथ रेट होना चाहिए वो ग्रोथ स्टैग्नेट हो गया था, ठीक है। दिस स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि जो एक ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया। मान के चलो कि 1% 2% के रेट से ग्रो कर रहा है, तो जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन भी उस रेट से बढ़ रहा है, तो उस अनुसार जो है कि जो उसका काउंटर करके ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट ने ये अपनाया था जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी सिस्टम, तो उसमें से जमींदारी जो है, जमींदारी सिस्टम ने बहुत इस चीज को अफेक्ट किया। जमींदारी ने सिस्टम ने खास करके स्थिति को और भी बुरा कर दिया, ठीक है। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार वाज ओनली टू कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर। देखो क्या होता था, वो 10/11 पार्ट जो था, 10/11 पार्ट जो था वो सरकार को, गवर्नमेंट को देना पड़ता था, और 1/11 जो है वो जमींदार रखते थे। तो जमींदार क्या करते थे कि वो लॉन्ग टर्म में एग्रीकल्चरल लैंड जो थे उसके सुधार में वो व्यवस्था नहीं देखते थे, लेकिन बस उनको एक्सप्लॉइट करने पर ये रहते थे। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि जो कॉमर्शियल क्रॉप्स जो है, कैश क्रॉप्स जो थे, वो उनको लगाने शुरू किए, और जो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, जिससे कि किसान एक तरह से बंद टाइप के गए, जो 3 कठिया सिस्टम वगैरह आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। But this could hardly help farmers in improving their economic condition, as instead of producing food crops, now they were producing cash crops, which were to be ultimately used by British industries back home. Despite some progress made in irrigation, India's agriculture was starved of investment in terracing, flood control, drainage, and desalinization of soil. While a small section of farmers changed their cropping pattern from food crops to commercial crops, a large section of tenants, small farmers, and sharecroppers neither had resources and technology nor had incentive to invest in agriculture. देखो, कोई भी फार्मर है तो उसके पास सरप्लस इनकम होगा, तभी वो एग्रीकल्चर को, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, सॉइल है, उसके फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में वो एक्सपेंडिचर करेगा। लेकिन उसका उतना ही इनकम हो रहा है जिससे कि उसका 2 जून की रोटी भी सही से नहीं चल रहा है, तो वो कैसे इन्वेस्ट करेगा। तो हमने एग्रीकल्चर का देखा कि एग्रीकल्चर जो बहुत स्थिति बुरी थी। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो एज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर, सो ऑल्सो इन मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द colonial rule. Even as the country's world famous handicraft industries declined, no corresponding modern industrial base was allowed to come up to take pride of place so long enjoyed by the former. Okay. The primary motive of the colonial government behind this policy was systematically deindustrializing India was twofold. The intention was first to reduce India to the status of a mere exporter of important raw material for the upcoming modern industries in Britain, and second, to turn India into a sprawling market for the finished products of those industries so that their continued expansion could be ensured to the maximum advantage of their home country, Britain. देखो, इनका दो टारगेट था। दो टारगेट ये था कि एक तो हम इंडियन इंडस्ट्री को ये बर्बाद कर दें, तो इंडियन इंडस्ट्री को हम बर्बाद कर दें, और जो क्या है कि जो आपका उनका इंडस्ट्री ग्रो करे, ताकि जो इंडिया में मार्केट एक बहुत बड़ा क्रिएट हो। In the unfolding economic scenario, the decline of the indigenous handicraft industries created not only massive unemployment in India, but also a new demand in the Indian consumer market, which was now deprived of the supply of locally made goods. This demand was profitably met by the increasing imports of cheap manufactured goods from Britain. During the second half of the 19th century, modern industry began to take root in India, but its progress remained very slow. Initially, this development was continued to the setting up of cotton and jute textile mills. The cotton textile mills, mainly dominated by Indians,
were located in the western parts of the country, namely Maharashtra and Gujarat, while the jute mills dominated by the foreigners were mainly concentrated in Bengal. Subsequently, the iron and steel industries began coming up in the beginning of the 20th century. The Tata Iron and Steel Company was incorporated in 1907, यानी कि जो जमशेदपुर यानी कि साक्षी नाम का जो जगह था, फिर उसकी को जमशेदपुर बना या फिर टाटा नगर कर सकते हो. A few other industries in the field of sugar, cement, paper, etc. came up after the Second World War. यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखो 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है. प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में बहुत कम इंडस्ट्री ये था. However, there was hardly any capital good industry to help promote further industrialization in India. देखो, जो एक होता है सिंपल आप इंडस्ट्री लगाए, लेकिन एक जो आप कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री लगाते हो, तो वो जो दूसरे इंडस्ट्री है उनके लिए जो मशीन और प्लांट प्रोवाइड कराते हैं वो हमारे पास कमी था. इसी वजह से देखोगे सेकेंड जो प्लानिंग कमीशन जो समय सेकेंड प्लान जो था 5 ईयर प्लान, उसमें हमने जोड़ दिया कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम करें. Capital goods industry means industries which can produce machine tools which are in turn used for producing articles for current consumption. The establishment of a few manufacturing unit here and there was no substitute to the near wholesale displacement of the country's ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. देखो, जो आपका है कि कोई भी कंट्री जितना आप प्लांट एंड मशीनरी प्रोड्यूस करोगे तो वो फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है. लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ हुआ नहीं. फर्दर मोर द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी रिमेन्ड वेरी स्मॉल. Another significant drawback of the new industrial sector was the very limited area of operation of the public sector. This sector remained confined only to the railway, power generation, communication, ports and some other डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. तो देखो, बहुत सारे जो इंडस्ट्री आए भी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने वेरी फ्यू लिमिटेड रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स और अदर चीज़ों को छोड़ करके गवर्नमेंट ने प्रॉपर तरीका से इनिशिएटिव नहीं लिया कि हम डेवलप कर पाएँ. अब देखो फॉरेन ट्रेड, तो इंडिया इनिशियली जो था एक तरह से हमने ऑलरेडी देखा कि जो इंडिया हम एक्सपोर्ट बहुत करते थे, इंपोर्ट बहुत कम करते थे, क्योंकि इंडिया जो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट था. लेकिन जब ब्रिटिश आए तो एक तरह से इंडियन जो एक्सपोर्ट हम जब मैन्युफैक्चरिंग ही खत्म हो गया तो फिर आप एक्सपोर्ट कहां से कर पाओगे. इंडिया हैज बीन एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स, जो सिल्क रूट आप जानते हो. But the restrictive policies of commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. Consequently, India became an exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute etc. and importer of finished consumer goods. तो ये हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं. तो मोर जो इंडिया का जो था वो खत्म हो गया और आपका जो ब्रिटेन, वाइल द रेस्ट वाज अलाउड विद द फ्यू अदर कंट्रीज लाइक चाइना एंड पर्सिया, ठीक है. तो ये जो इंडिया का जो था बहुत सारा जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द colonial period brought the generation of a large export surplus, but this surplus came at a huge cost of the country's economy. Several essential commodities, food grains, cloths, किरोसिन इट्सेट्रा वेयर स्कार्सली अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट. यानी कि जो बेसिक्स इंडियन मार्केट्स थे, इंडियन पीपल के लिए बेसिक्स चीज़ें जो सही से अवेलेबल नहीं थी. फर्दर मोर दिस एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया. देखो, यदि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था तो इंडिया की तरफ से हो रहा था तो इंडिया को उसका फायदा होना चाहिए था, लेकिन ये इंडिया को फायदा नहीं हुआ. Rather, this was used to make payments for the expenses incurred by the office set up by the colonial government in Britain, expenses on war again fought by the British government, and the import of invisible item, all of which led to drain of Indian wealth. तो देखो, इंडिया का हाउएवर जो है एक्सपोर्ट जो था तो वो पहले बहुत था, लेकिन ग्रेजुअली एक्सपोर्ट तो हुआ वैसे, लेकिन उसका लाभ जो है इंडिया को नहीं मिल पाया, ठीक है. ये स्वेज कैनाल, तो स्वेज कैनाल जो देखोगे, स्वेज कैनाल के बनने से जो क्या ऐसे देखो केप ऑफ गुड होप होकर के आते थे तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा लगता था. तो जो स्वेज कैनाल के बन जाने से तो इस रास्ते से आने लगे तो फिर जो इंडिया का डिस्टेंस था वो बहुत कम हो गया, ठीक है. नेक्स्ट आपका डेमोग्राफिक कंडीशन. वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वेयर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू सेंसस ऑफ 1881. देखो,
फर्स्ट सेंसस इनफैक्ट देखा जाए तो 1872 में हुआ, लेकिन ये आपका जो प्रॉपर कंप्लीट सेंसस जो प्रॉपर था वो 1881 में हुआ, अदरवाइज 1872 में फर्स्ट सेंसस हुआ। दो suffering from certain limitations, it revealed the unevenness in India's population growth. Subsequently, every 10 years, such census operations were carried out. Before 1921, India was in the first state of demographic transition. देखो demographic transition में 3 फेज होते हैं, हम आगे वो देखेंगे कि एक पहला फेज जो होता है हाई डेथ रेट, ठीक है, हाई डेथ और हाई बर्थ दोनों हाई। फिर आपका देखोगे कि डेथ रेट तो कम हो जाता है लेकिन बर्थ रेट हाई ही रहता है, बर्थ रेट जो है आपका ये, ठीक है, हाई रहता है और डेथ रेट कम होता है। तो इस ड्यूरेशन में पॉपुलेशन, इसमें फर्स्ट फेज में हाई बर्थ हाई डेथ, तो पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट स्टेबल। फिर जो है बर्थ रेट हाई रहता है और आपका जो डेथ रेट कम हो जाता है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। फिर तीसरा जो होता है डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों कम होता है, तो इंडिया अभी थर्ड एक तरह से चल रहा है। लेकिन एक जो फोर्थ नेक्स्ट स्टेज जो होता है उसमें है कि मान के चलो कि बर्थ रेट बहुत कम हो जाता है और डेथ रेट तो जो भी नॉर्मल रहता ही है, ठीक है। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो था वो बहुत कम था, ठीक है ना, ये 44 ईयर्स आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी था। इनफैक्ट देखो 1921 के तक जो इंडिया का जो था कि फर्स्ट पॉपुलेशन स्टेज में, यानी कि इनफैक्ट देखोगे फर्स्ट टाइम जब से सेंसस स्टार्ट हुआ तो 1911 से 1921 के बीच में पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ, माइनस हुआ, निगेटिव हुआ। उसके बाद देखो हमेशा जो है पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन ये ऑलरेडी 3 फेज होता है, ठीक है। During occupational structure, during the colonial period, the occupational structure of India, that is distribution of working persons across different industries and sectors, showed little sign of change. The agricultural sector accounted for the largest share of workforce, which usually remained at high of 70 to 75%, while the manufacturing and the services sectors accounted for only 10 and 15 to 20% respectively. तो देखो जो मेजोरिटी आपका था वो एग्रीकल्चर ये कंट्रीब्यूट करता था पॉपुलेशन में, लेकिन हाउएवर 1950 के आसपास तक जो था एग्रीकल्चर हाउएवर जीडीपी में भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन ग्रेजुअली वो जो है धीरे धीरे ये डिक्लाइन हुआ, ठीक है। तो ये आप इन चीजों को देखोगे, जैसे ये फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग बॉम्बे एंड थाने, तो नो डाउट इंडिया में जो है ये ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ कुछ डेवलप की, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने डेवलप किया तो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए ये डेवलप किया, ठीक है। तो ये आपका है कि ये चैप्टर में मेनली बेसिक चीजें जो भी था। तो कंक्लूजन यदि देखोगे तो बाय द टाइम इंडिया वोन इट्स इंडिपेंडेंस, द इम्पैक्ट ऑफ 2 century long British colonial rule was already showing on all aspects of the Indian economy. The agriculture sector was already saddled with surplus labor and extremely low productivity. The industrial sector was crying for modernization, diversification, capacity building, and increased public investment. Foreign trade was oriented to feed the industrial revolution in Britain. Infrastructure facilities, including the famed railway network, needed upgradation, expansion, and public orientation. Prevalence of rampant poverty and unemployment required welfare orientation of public economic policy. In a nutshell, the social and economic challenge before the country was enormous. तो जो एक तरह से जो ब्रिटिश था, तो ब्रिटिश देखा जाए तो जो आपका 1757 जो बैटल ऑफ प्लासी होता है, बैटल ऑफ प्लासी से लेकर के आपका 1947 यानी कि 190 ईयर्स तक उन्होंने जो रूल किया उस ये 1947 तक, तो 190 ईयर्स तक उन्होंने काफी ये एक्सप्लॉइट इंडिया को ये किया। ये शॉर्ट में आपका समरी है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस इज नेसेसरी टू नो and appreciate the level of development achieved during the post independence period, ठीक है। Under the colonial dispensation, the economic policies of the government were concerned more with the protection and promotion of British economic interest than with the need to develop the economic condition of the colonized country and its people. The agriculture sector continued to experience a stagnation and deterioration despite the fact that largest section of Indian population depended on its sustenance. The rule of the British India government
British India government led to the collapse of India's world famous handicraft industries without contributing in any significant manner to its replacement by a modern industrial base. Okay, lack of adequate public health facilities, occurrence of frequent natural calamity and famine pauperized the hapless Indian people, resulted in engendering high mortality rates. तो ये मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था, इस वजह से देखोगे कि 1921 तक देखोगे कि पॉपुलेशन में जो मोर्टेलिटी बहुत हाई था। इनफैक्ट 1911 से 1921 तक इस फेज में इनफैक्ट पॉपुलेशन कम हुआ। सम एफर्ट्स वेयर मेड बाय द कॉलोनियल रिजीम टू इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, बट दीज एफर्ट्स वेयर aspiced with selfish motives. However, the independent Indian government had to build on this base through प्लानिंग। देखो, तो हम प्लानिंग वगैरह भी चीजों को देखेंगे। तो ये आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन था कि क्या स्थिति था। ठीक है, आगे के कक्षाओं में हम जो आगे के लेक्चर्स होंगे उसमें हम चीजों को देखेंगे। बिफोर देखो, बीच में गैप था, तो गैप इन द सेंस कि 9-10 का हमने पहले कवर कर दिया था, तो आप 9-10 का आप देखो वीडियो उसके, फिर हम धीरे धीरे करके, चूंकि इसमें 10 चैप्टर है तो हम 1 चैप्टर कंप्लीट ही कर लिए हैं, 9 चैप्टर और है, तो हम 9 लेक्चर में जो है हम उस चीज को करेंगे। ओके, थैंक यू।